हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दो ध्रुवीयता का अंत। बच्चों को ये चैप्टर करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि इसके पहले एक चैप्टर हुआ करता था 2 साल पहले आप लोगों के सिलेबस में, जिसका नाम था शीत युद्ध का दौर, कोल्ड वॉर एरा। तो अब वो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, तो इस वजह से बच्चों को बेस समझ में नहीं आता, तो ये वाला चैप्टर भी करने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो फटाफट से मैं आप लोगों को बेस पहले क्लियर कर दूंगी, उसके बाद हम पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। हमारी कहानी स्टार्ट होती है प्रथम विश्व युद्ध के टाइम से, जो कि 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था, जिसमें लगभग 30+ कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। और उसके बाद क्या हुआ कि उन लोगों को ये रियलाइज हुआ कि भाई बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। जो भी देश जीते उनको ऐसा लग नहीं रहा था कि वो जीते हैं, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वो जीते हैं कि हारे, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका था जीतने वाले पक्ष को भी। तो उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो कि आने वाले टाइम में ऐसे युद्धों को होने से रोकेगा, यानी कि पीस मैनेजमेंट का काम करेगा, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ठीक है, यानी कि शांति की स्थापना करने का काम करेगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया, एक संगठन बना लिया जिसका नाम उन्होंने रखा है लीग ऑफ नेशंस, ठीक है, जिसका काम क्या होगा, शांति की स्थापना करना, यानी कि ये एक शांति स्थापना संगठन है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन आप सभी को पता है कि लीग ऑफ नेशंस जो है वो अपने काम को करने में पूरी तरीके से फेल रहा, जिसका सबसे बड़ा सबूत जो है वो ये है कि जो हमारा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो हुआ, ठीक है। तो अब हम जानेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में। तो बेटा सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 के बीच में हुआ था, और इसमें क्या था कि कोई भी पर्टिकुलर कंट्री आपस में नहीं लड़ रही थी, इसमें 2 ग्रुप्स लड़ रहे थे, ठीक है, और उन 2 ग्रुप्स के अंदर कंट्रीज थी, तो 2 ग्रुप्स की लड़ाई हो रही थी। एक था ग्रुप मित्र राष्ट्र, दूसरा था धुरी राष्ट्र। बेटा मित्र राष्ट्र में 4 कंट्रीज जो थी वो लड़ रही थी, जिसमें से पहला था यूएसए, जिसे आप अमेरिका भी कहते हैं, दूसरा था यूएसएसआर, जिसे आप सोवियत संघ भी कहते हैं, मतलब थे, अब नहीं, और तीसरा ब्रिटेन, चौथा फ्रांस, ठीक है। और दूसरी पार्टी में था, यानी दूसरे ग्रुप में था जर्मनी, जापान और इटली। आप सभी को पता है कि ये तीनों ही जो देश हैं वो आकार में बहुत छोटे हैं, और ये छोटे छोटे से जो देश थे वो इतने बड़े बड़े देशों का सामने से मुकाबला कर रहे थे और हार नहीं रहे थे, बराबर मुकाबला कर रहे थे। लेकिन क्या होता है, 9 और 11 अगस्त को एक अजीब सी घटना होती है। कब? 9 और 11 अगस्त को अमेरिका क्या करता है, जर्मनी के 2 शहरों पे, हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिरा देता है, ठीक है। इसके बाद इसकी बहुत जमकर निंदा होती है पूरी की पूरी दुनिया में। और इस बात की जस्टिफिकेशन क्या देता है अमेरिका कि भाई हमें तो ये युद्ध जल्दी खत्म करना था, इस वजह से हमने ये काम किया, ठीक है। लेकिन हमें साफ साफ इसकी इंटेंशंस में नजर आ रही थी कि अमेरिका जो है वो इन सब में भी अपना प्रभुत्व दिखाना चाह रहा था, ये दिखाना चाह रहा था कि मैं ही सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ, ठीक है। तो इसने ऐसा किया। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि पहला वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद एक शांति संगठन बना, फिर उसके बाद दोबारा इनको ये रियलाइज होता है कि भाई बहुत नुकसान हो चुका है ऑलरेडी। तो उसके बाद इस रियलाइजेशन के बाद इन्होंने दोबारा से एक शांति स्थापना संगठन स्थापित किया, जिसका नाम था यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके ऊपर बकायदा एक चैप्टर है आपका, जिसके बारे में हम उसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको जस्ट इंट्रो दे दिया है, ठीक है। हालांकि अभी आपको जो ये 2 मित्र दिखाई दे रहे थे, 2 ये मित्र दिखाई दे रहे थे, यूएसए और यूएसएसआर, बाद में चलकर इन्हीं के बीच में शीत युद्ध होगा। शीत युद्ध क्या होता है? शीत युद्ध एक उस, आप ये कह सकते हो उस घटना, यानी उस टाइम, उस सिचुएशन को कहते हैं जब पूरी की पूरी संभावना हो कि युद्ध हो जाएगा, लेकिन युद्ध होता नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि जैसे मान लो 2 बॉडी बिल्डर्स हैं, रास्ते में चल रहे हैं और टक्कर हो गई। अब सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे कि अब तो बहुत भयंकर फाइट होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैंने एक थप्पड़ मारा, दूसरा वाला मुझे उतना ही जोर का थप्पड़ मारेगा, यानी कि बराबर डैमेज होगा। तो
अमेरिका और यूएसएसआर यानी यूएसए और यूएसएसआर दोनों ही लगभग इक्वली पावरफुल थे। उनको बहुत अच्छी तरीके से पता था कि अगर हमने दूसरे पे कोई भी हमला किया तो वैसा ही हमला हमारे ऊपर भी होगा और दोनों को लगभग इक्वली नुकसान होने वाला है। तो इस वजह से उन्होंने डायरेक्ट युद्ध ना करके शीत युद्ध करना बेहतर समझा। यानी कि शीत युद्ध वो स्थिति होती है जिसमें वो लोग आपस में नहीं लड़ते, यानी युद्ध की पूरी संभावना बनी रहती है लेकिन युद्ध होता नहीं है। यानी युद्ध की पूरी संभावना बनी रहती है लेकिन युद्ध नहीं होता। उस स्थिति को हम शीत युद्ध कहते हैं, कोल्ड वॉर कहते हैं। और शीत युद्ध जो है हमारा यहाँ पे थोड़ी गलती है, आप लोग करेक्ट कर लेना। शीत युद्ध जो है वो 1945 यानी जैसे ही हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट होकर 1991 तक चलता है। ठीक है, किनके बीच में? अमेरिका और सोवियत संघ, जो अब तक बेस्ट फ्रेंड्स थे, अब उनके बीच में एक संघर्ष, एक तनाव की स्थिति जो है वो पैदा हो जाएगी और ये दोनों आपस में काफी टाइम तक जो है वो दुश्मन एक दूसरे के बने रहेंगे। अब हम देख लेते हैं शीत युद्ध के क्या क्या परिणाम हुए फटाफट से। तो शीत युद्ध का सबसे बड़ा परिणाम जो था वो था विश्व का ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण का मतलब होता है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाना। यानी कि क्या हुआ कि जो दो देश थे यानी कि अमेरिका यानी कि यूएसए और यूएसएसआर, क्या हुआ कि इनकी साइड कुछ कंट्रीज थी, इनकी साइड कुछ कंट्रीज थी। तो एक तो ये वाला ग्रुप बन गया, दूसरा ये वाला ग्रुप बन गया। यानी कि विश्व जो है वो दो ग्रुप्स में बट गया। इसे हम क्या कहते हैं? विश्व का ध्रुवीकरण। आ गया समझ? अगला है बर्लिन की दीवार। तो बर्लिन एक जगह है जर्मनी में। जर्मनी में जो बर्लिन एक जगह है वहां पर एक दीवार जो है वो खड़ी की गई जो कि शीत युद्ध का एक प्रतीक मानी जाती थी। और ये माना जाने लगा, जैसे मान लो ये बर्लिन, ये जर्मनी है, देन फिर बर्लिन, और यहाँ पे एक दीवार खड़ी कर दी गई। अब यहाँ वाले एरिया में जो है वो अमेरिका के सपोर्टर्स हैं और यहाँ वाले एरिया में यूएसएसआर के सपोर्टर्स हैं। तो बर्लिन की दीवार भी खड़ी कर दी गई। और आगे क्या है? प्रॉक्सी युद्ध। प्रॉक्सी युद्ध यानी सीधे युद्ध से बचते हुए प्रॉक्सी युद्ध को बढ़ावा दिया गया। गुट निरपेक्ष आंदोलन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि पूरी की पूरी दुनिया दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गई थी। यानी एक यूएसए की तरफ था, दूसरा यूएसएसआर की तरफ था। लेकिन कुछ देश ऐसे थे जो नए नए स्वतंत्र हुए थे और उन्होंने किसी भी ग्रुप में शामिल होना सही नहीं समझा। यानी कि उनको ऐसा लगा कि अभी तो हम आजाद हुए हैं, अगर हम किसी भी ग्रुप में शामिल होते हैं तो हमारी स्वतंत्रता का फायदा क्या होगा। इसलिए उन्होंने गुट से यानी इन गुटों से निरपेक्ष होना सही समझा और एक तीसरा ग्रुप बनाया जिसे हम कहते हैं गुट निरपेक्ष देश। और इसी को हम कहते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन, यानी किसी भी गुट में ना होना, गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसमें भारत भी एक था। ठीक है, आगे देखते हैं सैन्य और हथियारों की होड़। मैंने आपको बताया कि जब इनके बीच में कोल्ड वॉर हो रहा था तो इनके बीच में एक होड़ लग गई। वो कह रहा मैं तुमसे ज्यादा बम बनाऊंगा, वो कह रहा मैं तुमसे ज्यादा बम बनाऊंगा। इन्होंने बहुत सारे सैन्य संगठन भी बनाए जैसे नाटो, सियाटो, सेंटो, वो यूएसए के थे। वार्सा पैक्ट जो कि 1955 में बनाया गया वो यूएसएसआर का था। ठीक है, तो आपस में होड़ हो गई। इन्होंने बहुत सारे शस्त्र बना लिए, बहुत सारे बम बन गए थे एक होड़ के चक्कर में, जिससे कि पूरी दुनिया का अंत भी हो सकता था। आगे देखो आर्थिक प्रभाव। अब शीत युद्ध का आर्थिक प्रभाव ये था कि जो भी सारे के सारे रिसोर्सेज है वो सारे के सारे रिसोर्सेज सैनिक खर्चों में ऐड कर दिए गए। ठीक है, और जिससे सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? विकासशील देशों का। क्यों? क्योंकि ये जो देश है ये अपने रिसोर्सेज को यूज ना करते हुए अपने खेमे में एडेड देशों के रिसोर्सेज को यूज करना ज्यादा सही समझते थे, ये यूएसए भी और यूएसएसआर भी। अगला क्या है? अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने की एक होड़। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी किन्हीं दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है या फिर मतभेद होते हैं किसी के बीच में, चाहे फ्रेंड्स हो, नेबर्स हो, कोई भी आप पर्सन उठा लो, तो उनके बीच में जब लड़ाई होती है तो उसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो ये होता है कि उनके आपस में जो है वो विचार मैच नहीं कर रहे, यानी एक विचारधारा की लड़ाई होती है। ठीक है, तो सेम विचारधारा की लड़ाई यहाँ पे भी थी। यूएसए जो है वो पूंजीवादी विचारधारा को फॉलो कर रहा था। ठीक है, और जो यूएसएसआर था वो समाजवादी विचारधारा को फॉलो कर रहा था। अब ये क्या होता है?
पूंजीवादी विचारधारा में प्राइवेट सेक्टर्स को ज्यादा प्रमोट किया जाता है, ठीक है, निजीकरण ज्यादा होता है, ज्यादातर उदारवादिता दिखाई जाती है। जो आप भी कह सकते हो कि जो भी बिजनेसमैन होते हैं उनको ज्यादा छूट दी जाएगी, भाई आप और ज्यादा कमाओ, और ज्यादा चीजें करो, और ज्यादा उनको छूट देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, समाजवादी, ये वाला जो वर्ड है ये 1917 की क्रांति, जो रूसी क्रांति थी, जो बच्चों आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, रूसी क्रांति, रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है, उसके बाद आया, जिसका नेता लेनिन था, ठीक है। तो 1917 की जो क्रांति थी उसके बाद ये अस्तित्व में आया, कहाँ पर, सोवियत संघ में, जिसे हम यूएसएसआर कहते हैं। और इसमें क्या 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 था, इसमें ना लोगों को कोई भी राइट नहीं होता, स्वामित्व का, ओनरशिप नहीं होती है उनके पास, सारे का सारा जो ओनरशिप, जो मिल्कियत जो होती है वो राज्य के हाथ में होती है। मतलब कि अब जैसे ऐसे एग्जाम्पल लो कि गवर्नमेंट है, वो सारे के सारे गवर्नमेंट सेक्टर में काम करेगी, इन्वेस्ट करेगी, प्राइवेट सेक्टर्स ना के बराबर होंगे। यानी कि जैसे मान लो कि सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल वगैरह वहां पे खोले जाएंगे और फिर उन सुविधाओं का यूज वहां की जनता करेगी, यानी कि जन कल्याण पे सारा का सारा फोकस किया जाता है। तो ये क्या, ये कौन सी विचारधारा होती है, समाजवादी विचारधारा होती है, ठीक है। तो ये आपस में अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने में लगे हुए थे। ये कह रहा था पूंजीवादी अच्छी है, ये कह रहा था समाजवादी अच्छी है, ठीक है। आगे देखते हैं कौन सी अच्छी है। तो विश्व का ध्रुवीकरण हो गया, एक था पहली दुनिया, दूसरा था दूसरी दुनिया। इसमें थे यूएसए वाली टीम है ये, और ये है यूएसएसआर वाली टीम, यानी कि सोवियत संघ वाली टीम, ठीक है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आता है, क्यूबा मिसाइल संकट। आप लोगों के सामने एक मैप दिख रहा है, एक मैप दिख रहा है, यहाँ पे आप लोगों को क्यूबा दिख रहा होगा, क्यूबा दिख रहा है, और ये क्या है, अमेरिका, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन इस साइड अगर आप देखेंगे तो रशिया है, आज का रशिया, जो उस टाइम पे सोवियत गणराज्य था, सोवियत संघ था, ठीक है। तो अमेरिका जो है क्यूबा को हर तरीके से मदद करता था, लेकिन क्यूबा ने क्या किया, अमेरिका को अलाउ, नॉट अमेरिका, रशिया को यानी रूस को, उस टाइम के सोवियत संघ को ये अलाउ कर दिया कि भाई क्यूबा में आकर आप अपना सैनिक अड्डा स्थापित कर लो। तो जब अलाउ कर दिया तो रशिया के जो लोग हैं, नॉट रशिया सॉरी, यूएसएसआर के जो लोग हैं वहां पे क्यूबा में आकर उन्होंने एक अपना सैनिक अड्डा स्थापित कर लिया, मिसाइलें ले जाकर तैनात कर दी, और ऐसा करने से अमेरिका इनके सीधे निशाने पर आ गया। और ये खबर अमेरिका को 3 हफ्ते बाद पता चली। जब पता चली तो यहाँ के राष्ट्रपति जो थे उस टाइम पर, उन्होंने अपनी सेना वगैरह भेजी, और पूरी दुनिया को ये लगा कि भाई अब तो शीत युद्ध, अब तो ये जो शीत युद्ध है वो ओरिजिनल युद्ध में कन्वर्ट हो ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। दोनों ही देश के जो राष्ट्रपति हैं वो बहुत ही सूझबूझ से काम लेते हैं, और ये जो संकट है वो टल जाता है, और इसी को हम कहते हैं शीत युद्ध का चरम बिंदु, यानी कि एक पीक पॉइंट था। इसके बाद जो है शीत युद्ध खत्म हो जाता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट घटना थी शीत युद्ध की, ठीक है। स्टॉप कर दो सर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले आपने इंट्रो वीडियो देखी थी, अब हम चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जहां से चैप्टर स्टार्ट है, ठीक है। तो कुछ इंट्रो आपके सामने है। बर्लिन की दीवार हम पढ़ेंगे, आपकी एनसीईआरटी में पहले यहीं से स्टार्टेड ही है। तो बर्लिन की जो दीवार है वो शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। मैंने आपको इससे पहले इंट्रो वीडियो में इसके बारे में बता दिया है, ठीक है। और ये कब बनाई गई थी, 1961 में, और इसको गिराया कब, 9 नवंबर 19